हेलो स्टूडेंट, हम आज ओस्मो रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। हमने डिफरेंट फिशेस पढ़ी, कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ी, हमने बोनी फिशेस को देखा। तो उसमें हमने देखा कि वो फिशेस जो हैं, जो कि कुछ फ्रेश वाटर में मिलती हैं, कुछ सॉल्ट वाटर में मिलती हैं, कुछ सी में मिल रही हैं, ओशन में डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन की वेरिएशन देखने को मिली उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो उनके अंदर ये ऑस्मोटिक रेगुलेट होना, ऑस्मोसिस, जो कि साल्ट कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है, उस ग्रेडियंट को कैसे वो रेगुलेट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनकी जो फ्लूइड है उसकी मेंटेनेंस जो है बहुत ही नेसेसरी होती है, क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट है, थर्मो रेगुलेशन है। ये सारी चीजें जो है मेंटेन रहना कंपल्सरी होता है उनको अपनी लिविंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, उनको फंक्शनल रखने के लिए। एवरेज अडल्ट के अंदर 65% जो फ्लूइड मास होता है वो इंट्रासेलुलर हो सकता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट हो सकते हैं। इंट्रासेलुलर से हमारा मतलब होता है इनसाइड द सेल, जिसको साइटोसोल बोल देते हैं। ये फ्लूइड जो है अबाउट टोटल बॉडी वॉल्यूम को अगर देखते हैं तो 2/3 जो है रफली कंस्टिट्यूट करता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो 1/3 होता है टोटल फ्लूइड जो बॉडी वॉल्यूम का है। उसमें इंटरस्टिशियल आ सकता है, इंट्रावेस्कुलर है, ट्रांस सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब इन दोनों कंपार्टमेंट के बीच में फ्लूइड में होम्योस्टेसिस मेंटेन करना डिपेंड करता है कि फ्लूइड कितना एक्सक्रीट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, जो कि वास्तव में ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करते हैं। तो ये पैसिव रेगुलेशन हो सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर का कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। यहाँ पर पैसिव रेगुलेशन है कि जो अपने आप हो रहा है, ठीक है, जिसमें नेचुरल वे से जो कंट्रोलिंग हो रही है, किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं हो रही, उसको हम ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। हमें पता है हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन के हम कैसे बता पाते हैं कि जब हम किसी सेल को एक प्लेन वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, पानी जो है पैसिवली जो है डिफ्यूज हो जाता है इनसाइड द सेल, ठीक है। तो कहां से जा रहा है वो, हाइपोटोनिक और लो साल्ट सोल्यूशन कि सेल को अगर आपने प्लेन वाटर में रखा तो सेल के अंदर जो है कुछ सॉल्ट है एज कंपेयर टू बाहर जो हमारा प्लेन वाटर है। तो वो प्लेन वाटर जो है, जो कि हाइपोटोनिक है या लो साल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, जिसके कारण पानी जो है आप देखेंगे इनसाइड जो है वो मूव कर रहा है और सेल जो है वो स्वेल कर जाते हैं। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाते हैं, श्रिवल्स हो जाते हैं। जब उनको हाई साल्ट कंसंट्रेशन में रखा जाता है तो पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है सेल से बाहर के पानी के अंदर। तो वो बाहर जो आउटसाइड है दैट इज हाइपरटोनिक और हाई साल्ट सॉल्यूशन है और इन्वायरमेंट है। एक केस आएगा जिसमें सेल जो है वो आप किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में रखते हो जहां पर पानी का इनटेक और आउटटेक जो है वो इक्वल है, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दोनों साइड में जो है वो इक्वल होता है।
क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। और वाटर की मूवमेंट को हम देखते हैं, अब देखेंगे चाहे वो आइसोटोनिक सोल्यूशन हो, हाइपोटोनिक हो, हाइपरटोनिक हो, वो ये बताता है कि पानी की मूवमेंट किस तरफ हो रही है। पानी की मूवमेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक से, फ्रॉम हाइपरटोनिक से और आइसोटोनिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा हाइपोटोनिक में पानी जो है वो सेल के अंदर मूव कर रहा था, जिसके कारण सेल जो है वो स्वेल कर गया। आइसोटोनिक में जो आउट और इन मूवमेंट है वाटर की वो इक्वल है, जिसके कारण सेल जो है वो अपनी सेम शेप में रहता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, पानी जो है सेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर के सॉल्यूशन में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, या एनिमल जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहां पर कैसा बाहर का वाटर है। इन्हीं कंडीशन के कारण कि वो बाहर के इन्वायरमेंट में कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप में। पहले होते हैं पोइकिलोस्मोटिक एनिमल्स होते हैं जो ऑस्मोटिक चेंज को शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि उनका जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो ऑस्मोटिक चेंज करते हैं। अगर ऑस्मोटिक बाहर प्रेशर में किसी तरह का चेंज आ रहा है तो वो अपने इंटरनल बॉडी प्रेशर में भी सेम चेंज लेकर आते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फर्दर टू टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि ये बाहर के इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहे हैं, और वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर उनकी जो ऑस्मोलैरिटी है। यूरेहालाइन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो एक वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। वो चाहे उस सॉल्ट बहुत ज्यादा चेंज आ जाए चाहे कम आ जाए, तो वो भी अपने आप को उस कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली अपने बॉडी सॉल्ट कंसंट्रेशन को आउटर कंसंट्रेशन के साथ मैच कर लेते हैं। ठीक है, वो सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। जो स्टेनोहलाइन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइनर सा जो चेंज है वो टॉलरेट कर सकते हैं। अगर कोई वाइड चेंज आ जाए तो उनके लिए वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वो अगर सोल्ट वाटर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड हैं तो वो सोल्ट वाटर में हल्का सा चेंज जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, या वो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। वो दोनों तरह के वाटर में नहीं रह सकते, जो कि यूरिहलाइन ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं होम्योस्मोटिक, जो वो एनिमल है जो अपने बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इनसाइड में उसको कांस्टेंट रखते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर आउटर इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, वो उससे बिल्कुल जो है वो अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देते। अपने बॉडी के अंदर की जो साल्ट कंसंट्रेशन है या जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको वो कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जैसे बीच फ्लियास एम्फीपोडास के अंदर आते हैं, वो होम्यो जो होमोआइसोमोटिक होते हैं। कब तक, जब तक उनकी जो टॉलरेंस है सलाइनिटी को बाहर के इन्वायरमेंट की वो ज्यादा ना पहुंचे। ठीक है, जैसे ही वो ज्यादा पहुंच जाती है वो अपने आप को जो है पोएकिलोस्मोटिक में चेंज कर लेते हैं, यानी कि उनके अंदर एबिलिटी है वो दोनों अपने अंदर के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है साल्ट कंसंट्रेशन को कुछ लेवल तक कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बहुत ज्यादा लेवल पर चेंज आ जाता है, लिमिट बहुत ज्यादा हो जाती है, उस समय वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो है पोएकिलोस्मोटिक ऑस्मेटिक में चेंज कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ओस्मो रेगुलेटर होते हैं,
कुछ ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। जो ओस्मो रेगुलेटर होते हैं वो टाइटली रेगुलेट रखते हैं अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, सॉल्ट कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं। उनको स्टीनोहलाइन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं क्योंकि वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में सरवाइव कर सकते हैं। ये जो ओस्मो रेगुलेटर होते हैं ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैरीन वाटर भी हो सकते हैं, और ये अपने अंदर जो है ओस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को अंडरगोज करते हैं, तभी ये ऑस्मेटिक रेगुलेट अपने अंदर के ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट रख सकते हैं। ड्यू टू ओस्मो रेगुलेशन के कारण एक्टिवली रेगुलेट करते हैं इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को। एक्टिवली का मतलब इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए, नॉर्मल जो सिंपल ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के द्वारा वो नहीं कर पाते हैं, तो वो स्पेशल प्रोसेस है ओस्मो रेगुलेशन। मोस्ट फिशेस जो है एक्सेप्ट हैग फिशेस या एलास्मो ब्रांच जो एग्जाम्पल है ओस्मो रेगुलेटर के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें अदर जो फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स हैं और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे जो है ओस्मो रेगुलेटर होते हैं। दूसरे होते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स। ये अपने अंदर की ऑस्मोलैरिटी को आउटसाइड के इन्वायरमेंट के साथ मैच करके रखते हैं। ठीक है, ये यूरिहेलाइन होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं। ये ज्यादातर मैरीन होते हैं और ये ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करते, लेकिन एक्टिवली या पैसिवली ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर मैरीन फिशेस रहती हैं, हैग फिशेस हैं, इलास्मोब्रैंक्स होते हैं और मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। अब हमने बताया कि ये जो प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी का जो ऑस्मोलैरिटी है या जो साल्ट कंसंट्रेशन है अंदर की और आउटसाइड के बीच में कैसे बैलेंस बना के रखते हैं, वो हमें पता है। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस जिसमें सिंपल वाटर की डिफ्यूजन होती है अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बैलेंस किया जाता है और ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, आइदर साइड में जो है प्रेजेंट है, तो वाटर जो है उनको बैलेंस करने के लिए मूव करता है। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है जो कि ऑस्मोसिस है, क्योंकि सेल जो है एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है। ओस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेनेंस होती है सॉल्ट और वाटर बैलेंस की, यानी कि यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस होता है। अब ये जो ऑस्मोसिस था उसमें हमने बताया डिफ्यूजन था और वो इम्बैलेंस ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है। यहाँ पर साल्ट और वाटर दोनों की मूवमेंट होगी जिसके कारण वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद इन द बॉडी फ्लूइड। और ये जो वो फ्लूइड का, बॉडी का जो फ्लूइड होता है, इसकी कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसमें वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो ऐसा सॉल्यूट होगा जो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है, जब उसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सोल्यूट ऐसे होते हैं जो डिसोशिएट नहीं होते जब हम उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन में वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये वास्तव में ऑस्मोटिक बैलेंस स्केल को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बॉडी का फ्लूइड जो है वो ब्लड प्लाज्मा भी है, उसका साइटोसोल भी है विद इन सेल के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और फ्लूइड जो है बिटवीन द सेल जो प्रेजेंट है टिश्यू और सेल के बीच में जो प्रेजेंट होता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल रहे हैं।
और जो ब्लड प्लाज्मा है जो कि साइटोसोल है विद इन द सेल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब बॉडी मेम्ब्रेन के द्वारा जो है एक कवरिंग होती है, वो प्लूरल हो सकती है, सीरस है, या सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। ये जितनी भी मेम्ब्रेन है, प्लूरल आपको पता है डबल फोल्ड हो जाती है, इनफोल्डिंग हो जाती है अंदर के साइड में, और वो पैराइटल पेरिटोनियम बना लेती है, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और ये अलो करती हैं पैसेज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सोल्यूट एंड वाटर को। सभी तरह के सोल्यूट जो है वो मूव नहीं कर सकते। सॉल्यूशन जो है दो साइड में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, वो इक्वलाइज होना चाहिए, ठीक है, इन सोल्यूट कंसंट्रेशन बाय मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, और वाटर की मूवमेंट के कारण थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दोनों साइड का जो सोल्यूशन है मेम्ब्रेन के दोनों साइड, उसमें एक बैलेंस मेंटेन करना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? हमें देखा कि फिश जो है एनवायरनमेंट में रहती है, ठीक है, वहां पर सैलिनिटी डिफरेंस देखने को मिलता है फिश के बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर और इनसाइड द बॉडी, चाहे वो फिश फ्रेश वाटर की हो चाहे वो मेरीन वाटर की हो। फिश की जो स्किन होती है वो थिन होती है, ठीक है। स्पेशली अगर आपने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो गिल्स के मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सटर्नल वाटर जो होता है वो कंटिन्यूसली जो है इन्वेड करता है फिश की बॉडी के अंदर बाय ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा, क्योंकि हमने बताया कि स्किन जो है वो थिन होती है, तो वहां से ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन जो है वो इजीली हो पाता है। टू साइड जो है, चाहे वो फिश के अंदर की साइड है चाहे वो आउटसाइड है, वो फिश मेम्ब्रेन के कारण जो है वो दोनों के बीच में एक स्किन है जो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और वाटर को कंट्रोल करती है। नेचर में देखते हैं, आपने कुछ नहीं किया, फिश ने कुछ नहीं किया, उस केस में भी जो है इन दोनों साइड्स को के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए साल्ट जो है वो मूव कर जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेंबर टुवर्ड्स द वीकर साल्ट सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन के द्वारा, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑपोजिट रूट लेते हैं बाय ऑस्मोसिस के द्वारा, जिसके कारण डाइल्यूट द स्ट्रॉन्गर साल्ट सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सके। तो मूवमेंट है वीक साल्ट की, मूवमेंट है वाटर की बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, जिसके कारण दोनों साइड है फिश मेम्ब्रेन की स्किन के, वो ट्राइज टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। अब रिगार्डलेस टू द सैलिनिटी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिश जो है, अब देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेपरेट, एक पैसिव प्रोसेस हो रहा था, अपने आप जो है वो मूवमेंट हो रही थी नेचुरली नेचर में। अब फिश जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को छोड़कर, उसकी सैलिनिटी को देखे बिना अपने अंदर के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं बाय द यूज ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन टू फाइट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड मेंटेन द इंटरनल बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन की एफिशिएंसी जो है, ऑर्गन्स की एफिशिएंसी के लिए, वो ऑस्मो रेगुलेशन की सहायता से बॉडी के इंटरनल बैलेंस को बना के रखता है। अब वो फ्रेश वाटर फिशेस की एग्जांपल लेते हैं हम पहले, जिसमें टीलियोस्ट बोनी फिशेस जो हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं। ये वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है, ठीक है, यानी कि क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो बॉडी के अंदर की सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर, ठीक है। अब क्या है, जब वो फ्रेश वाटर में है तो बॉडी, फिश की बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एक्सटर्नल से, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वो लॉस करने लगते हैं सॉल्ट को,
और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नेचुरल देखेंगे कि अंदर अगर साल्ट ज्यादा है तो पानी की मूवमेंट जो है वो बाय अपटेक बाय ऑस्मोसिस हो रही है, अपने आप पानी अंदर जा रहा है क्योंकि अंदर साल्ट ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्या है, बाहर सॉल्ट कम है तो सॉल्ट जो है वो बाहर निकल रहे हैं बाय डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस जो है ये तो हो रहे हैं क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ऐसा है कि अंदर सॉल्ट ज्यादा है, बाहर सॉल्ट कम होते हैं। और ये हो रहा है थ्रू गिल्स, उनकी जो गिल्स के सरफेस पर हो रहा है क्योंकि हमने बताया वहां मेम्ब्रेन थिन होती है। लाइनिंग ऑफ ओरल, जो माउथ की लाइनिंग है, जो फेरेंजियल कैविटी की लाइनिंग है, वहां पर ये प्रोसेस जो है अपने आप हो रहा है। लेकिन फ्रेश वाटर फिशेज जो है वो अपनी, अब लगातार पानी अंदर आता चला जाएगा तो क्या होगा, बॉडी स्वेल कर जाएगी। ठीक है ना, तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन से कम्बैट करने के लिए, अपने आप को ऐसी प्रॉब्लम से काउंटर करने के लिए एनिमल, वो फिश क्या करती है कि वो उसकी जो किडनी होती है वो बहुत ही एफिशिएंट होती है। ठीक है, उनके अंदर जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, चाहे डिस्टल है, प्रॉक्सिमल है, कलेक्टिंग डक्ट है, वो सब जो है वो वेरी डेवलप्ड है। वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट एक्सेस वाटर, क्योंकि पानी लगातार अंदर आता चला जाएगा तो पानी को बाहर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाइपोटोनिक यूरिन जो है क्विकली डिस्चार्ज करते रहते हैं। किडनी जो है एक बहुत अच्छा फिल्टर का काम करती है, वो रीअब्जॉर्बर ऑफ सल्यूट, अपनी बॉडी के जो साल्ट है उसको मेंटेन रखने के लिए वो साल्ट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और यूरिन जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में जो है वो रिलीज करते रहते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि वो साल्ट जो है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो साल्ट बनता है उसमें से मैक्सिमम साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं कि साल्ट, बॉडी के साल्ट जो है वो बाहर जाए उससे पहले उसको वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्टिवली टेक सॉल्ट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट यूजिंग स्पेशल सेल, उनके अंदर जो आयरनोसाइट सेल है, क्लोराइड सेल्स होते हैं गिल्स के अंदर, वो भी क्या करते हैं, जो सोडियम है, क्लोराइड है, उनको जो है फटाफट एक्टिवली अपटेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाटर को लेस ड्रिंक करते हैं क्योंकि पानी के अंदर साल्ट तो है नहीं, और ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर पहले ही एंटर करे जा रहा है और साल्ट जो है डिफ्यूजन के द्वारा निकल रहा है, तो इनको काउंटर करने के लिए वो कम से कम पानी को इनटेक करते हैं। जो सोडियम है, क्लोराइड को उसको एक्टिवली जो है वो इनटेक कर लेते हैं, जो कि आयनोसाइट सेल्स हैं, क्लोराइड सेल प्रेजेंट है उनके द्वारा, और यूरिन को डिस्चार्ज करने से पहले उसमें से जो है साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा इनकी जो सब कटनियस लेयर ऑफ फैट जो है वो वेल डेवलप होती है। ठीक है, तो जिसके कारण जो वेपोरेशन है वो कम होगी सॉल्ट की। तो आप देख सकते हैं कि डाइल्यूट यूरिन सिक्रीट हो रहा है। यहाँ पर आप ब्लू जो लाइन देख रहे हैं वो है वाटर की मूवमेंट और रेड लाइन जो है वो साल्ट की मूवमेंट दिखा रहे हैं कि कम से कम फूड ज्यादा जा रहा है, वाटर कम जा रहा है। ठीक है, तो जो इनटेक आउटटेक है वो मेंटेन करके रखते हैं इंटरनल हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट को। ये होता है फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर। अब मैरीन फिशेस के अंदर इसमें ऑपोजिट कंडीशन हो गई, वहां बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो साल्टी है एज कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट, तो ऐसी जो फिशेस हैं वो हाइपोऑस्मोटिक है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादातर मैरीन फिशेस है, मैरीन वाटर में मिलने वाली हैग फिश है, मैरीन टेलियोस्ट हैं जो कि बोनी फिशेस होती हैं। तो मैरीन एनवायरनमेंट में क्या होता है, फिश जो है उनकी बॉडी का जो मोर साल्ट है और लेस वाटर होता है आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा साल्ट जो है वो इनसाइड चला जाता है
और पानी जो है वो बाहर आने लग जाता है बाय ऑस्मोसिस। अब आप ये देखिए, इसमें साल्ट अंदर एंटर करते जा रहे हैं, वाटर बाहर निकलता जाएगा, तो क्या होगा, अंदर की कंडीशन फिर से डिस्टर्ब हो गई, हाइपोस्मोटिक कंडीशन जो थी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसको वो इस प्रॉब्लम, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये भी हमें पता है कि सरफेस ऑफ गिल्स, माउथ और एनल अपर्चर्स की मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो इसको कंपैक्ट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को, फिश जो है यहाँ पर ज्यादा पानी पीती है, वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक करती है, जिसके कारण साल्ट अंदर ज्यादा जाते हैं। ठीक है, अब साल्ट अंदर ज्यादा जाएंगे तो वाटर का जो लॉस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये यूरिनेशन जो है वो लिटल करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन नियरली आइसोऑस्मोटिक टू प्लाज्मा जो है वो रिलीज करते हैं, ताकि अंदर का वाटर जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा स्पेशल सेल है, चाहे वो गिल्स है, वो एक्टिवली क्या करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि मोनोवोलेंटाइन्स हैं, जिसमें उनको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है। वो फिशेस जो है एब्जॉर्ब नहीं करती हैं साल्ट को, जो भी पानी वो ड्रिंक कर रहे हैं उसमें से किसी तरह की एब्जॉर्प्शन नहीं करती हैं। जो डाइवेलेंट आयन है, चाहे वो मैग्नीशियम है, सल्फर सल्फेट आयंस हैं, वो कहता है एलिमिनेट कर दिए जाते हैं थ्रू फीसेस, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो है वो निकल रहे हैं। किडनी जो है वो आयन रेगुलेटर स्ट्रक्चर होती है। वाटर लॉस जो है यूरिन में मिनिमाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अग्लैमुलर किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उनके अंदर जो डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स होती हैं वो भी एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो वो मेन क्या काम था उनका, वाटर को सिक्रीट या रीअब्सॉर्ब करना। ठीक है, उनको बैलेंस करने के लिए ये मैरीन फिशेस के अंदर जो है स्पेशल प्रेजेंट है। गिल जो है वो एक्टिवली सोडियम क्लोराइड वाटर लॉस को जो है कंट्रोल करती हैं, सिक्रीशन करती हैं। इंटरस्टिशियल वेस्ट जो है मैग्नीशियम वगैरह वो सब जो है वो होता है। किडनी जो है वो एक्सक्रीशन जो है वो कम करती है, पानी जो है कम से कम रिलीज करती है। ठीक है, ताकि अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोऑस्मोटिक रहे। अगर पानी ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो पानी, आप देखिए यहाँ पर ऑस्मोसिस के द्वारा भी लॉस हो रहा था, अगर यूरिन के द्वारा भी हो जाएगा तो वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो मेंटेन करना है उनको अपने साल्ट और वाटर को। तो फ्रेश वाटर में जो फिशेस हैं वो अपने आप को ओस्मो रेगुलेशन के द्वारा मेंटेन करती है इंटरनल इन्वायरमेंट को। मैरीन फिशेस भी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, कि उनके अंदर जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो उनकी फिजियोलॉजी जो है वो कैसी है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। इसके अलावा जो इलास्मो ब्रांच फिशेज होती हैं, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर आती हैं, उनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है। ठीक है, हमने देखा हाइपर ऑस्मोटिक है, हाइपोऑस्मोटिक है, लेकिन ये जो फिशेज होती हैं इनका आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं। ये यूरिया को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेशन से। ठीक है, और एक्सेस ऑफ साल्ट जो है वो रिमूव करते रहते हैं बाय रेक्टल ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर यूरिया और जो साल्ट है वो रिलीज होते चले जाते हैं, ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो आइसोटोनिक रहे। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है ये पोटामेट्रिगोन की, जो कि इलास्मो ब्रांच है, जो परमानेंटली जो है फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं, लेकिन इनके अंदर एक अडेप्टेशन होती है कि हाफ सी वाटर में ये अपने आप को अडॉप्ट कर सकती हैं, लेकिन ये सी वाटर के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती। तो इनका जो एवरेज ब्लड कंपोजिशन होती है वो फ्रेश वाटर के साथ मैच करती है, तो विद लो ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन, जिसके कारण ये दिखाती हैं कि ये फ्रेश वाटर फिशेस की तरह अपने आप को अडॉप्ट करके रखते हैं। ये अपने इंटरनल बॉडी फ्लूइड के
जो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती हैं बाय हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड TMAO इन ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सक्रीट कर देते हैं साल्ट थ्रू रेक्टल ग्लैंड के द्वारा, और यूरिया और जो ये ट्राईमिथाइल अमीनो ऑक्साइड है इसको जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि इन्वायरमेंट जो है इंटरनल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक रहे। इसी तरह ये सार्कोटर्जी लो फिश फिन फिश होती हैं, जैसे शार्क्स हैं, कीलोकैंथ हैं, इलास्मो ब्रांच में ये शार्क ही आती हैं। ये अपने बॉडी के अंदर के फ्लूइड को हाइपोटोनिक रखती हैं टू सी वाटर लेवल के, और ये भी क्या करती हैं, ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड जो TMAO है उनको रिटेन करती हैं बाय उनकी जो किडनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। गिल्स जो है वो यूरिया की TMAO की जो लॉस है उसको रोकते हैं। वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय गिल और स्किन के द्वारा। ठीक है, साल्ट विद फूड जो है इंजेस्ट करते हैं। साल्ट लॉस्ट है बाय फीकल मैटर के द्वारा। सोडियम एक्सक्रीट किए जाए बाय रेक्टल ग्लैंड के द्वारा, और डाइवलेंट आयन जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट किए जाते हैं। फिर आती है माइग्रेटरी फिशेस। आपने पढ़ा होगा कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर टू सी वाटर फॉर देयर फिजियोलॉजिकल नीड के लिए। जितनी माइग्रेटरी फिशेस होती हैं वो हाइपोस्मोटिक हो सकती हैं टू देयर इन्वायरमेंट ड्यूरिंग सम पीरियड एंड हाइपोस्मोटिक एट अदर टाइम, यानी कि उनकी बॉडी का ऑस्मोलैरिटी जो है वो चेंज होती है ड्यूरिंग टाइम, कुछ समय के लिए। वो उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती हैं। एम्फिहलाइन फिशेस जिनको माइग्रेटरी फिशेस बोलते हैं, जो कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में जो है वो रह सकती हैं। उनके अंदर ये अडेप्टेशन है कि वो माइग्रेट हो सकते हैं सी से फ्रेश वाटर में या वाइस वर्सा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, वन फॉर नॉर्मल नो रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए और रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए। अब ये 2 डिस्टिंक्ट टाइप हो जो एम्फीलाइन फिशेज हैं, जो माइग्रेटरी फिश हैं। पहली वो हैं जो सी वाटर में रहते हैं, ठीक है, वहीं ग्रो करते हैं और वहीं पर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं। जैसे ही रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हैं वो माइग्रेट होने लग जाते हैं टुवर्ड्स फ्रेश वाटर में। ठीक है, ये एनाड्रोमस लाइफ साइकिल आप देखेंगे। ये नॉर्मल जो है मैरीन वाटर में रह रहे हैं, वहीं पर ग्रो करें, और जैसे ही वो जो है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हैं उस समय ये फ्रेश वाटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जहां पर फ्रेश वाटर में जाकर जो है वो ब्रीड करते हैं। यंग वंस जो है वो फ्रेश वाटर में जो ग्रो करते हैं और फिर वापस जो है वो सी वाटर के अंदर आ जाते हैं। तो ये साइकिल इस तरह से सिर्फ ब्रीडिंग के सीजन में ये यहाँ फ्रेश वाटर में आते हैं, अदरवाइज वो सॉल्ट वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो माइग्रेट होना फिर वापस मैच्योर होने के लिए, इस तरह का जो इनका लाइफ साइकिल है, ऐसी फिश जो है जैसे साल्मन है, हिल्सा है, ये एम्फिहलाइन एनाड्रोमस फिश बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरह की फिश होती हैं जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं, ठीक है, और जैसे रिवर है, लेक वाटर है, वहीं पर रहती हैं, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होती हैं ये जो है सी वाटर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं और वहां पर ब्रीड करती हैं। ठीक है, और वापिस जो जैसे जैसे ग्रो करते हैं वापिस जो है ये फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। इनको बोलते हैं एम्फिहलाइन कैटाड्रोमस, और इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ईल। तो
ये आपने देखा माइग्रेटरी फिशेस जो है एम्फिहेलाइन है, ये दोनों तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है, कि उनको ब्रीडिंग के दौरान जो है उनको फ्रेश वाटर चाहिए और ग्रोथ के लिए उनको सॉल्ट वाटर चाहिए। तो वो दोनों तरह के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो ओस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब ये जब उस मैरीन इन्वायरमेंट में रहेंगे तब वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोलैरिटी को, साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे। जैसे ही मैच्योर रिप्रोडक्टिव मैच्योर फ्रेश वाटर में आएंगे, उनका जो वो प्रोसेस वहां पर यहाँ पर फंक्शनल था वो यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक है। और वापस जो है, और इनमें देखा भी गया है जैसे ही ये ब्रीड करते हैं उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और वो यंग वंस जो है वो अपने पेरेंट इन्वायरमेंट पे वापस मूव कर जाते हैं। तो इस तरह की जो माइग्रेशन है ड्यू टू, आप देखेंगे उनका बॉडी का जो ओस्मोलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो इस तरह की माइग्रेटरी फिशेस हैं, ये कैटाड्रोमस फिशेस होती हैं और कुछ एनाड्रोमस फिशेस होती हैं, ये देखने को मिलती हैं। तो ये एक जर्नल टॉप था कि कैसे ओस्मो रेगुलेशन होता है, ओस्मो रेगुलेशन क्या है और कैसे मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है। उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे कि कैसे ओस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है हार्मोनली, ठीक है, या उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल है, जो डिफरेंट ऑर्गन के रोल्स हैं, हार्मोन्स के रोल्स हैं, वो देखेंगे। थैंक यू।